जीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना हम टॉपिक लेकर आए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण की उपयोग। यह टॉपिक आपका जो है 9th क्लास में भी पढ़ना था, तो वहाँ पे क्या पढ़ना था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। 8वीं क्लास में पढ़ना था एक चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन अब यहाँ पे रैखिक समीकरण क्यों पढ़ना है, जोड़ा वाला पढ़ना है। आइए सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा और इसको जो है याद करने का आप लोग प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट आपका हमने दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहिए, व्यापक रूप कहिए या पहचानने का रूप कहिए, वह रहेगा ax + by + c = 0, जहाँ a b c अचर राशि कहिए या उसको आप वास्तविक संख्या भी कह सकते हो। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक आपका आ सकता है कि दो चर के रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो अनंत हल होते हैं। जिसका देखिएगा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। x + y बराबर यदि 6 है तो आपसे कहे कि x का मान कितना होगा और कहे कि y का मान कितना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम x बराबर यदि 1 लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जोड़ y बराबर 6, यानी y बराबर कितना कर सकते हैं 5, यानी x का मान अपने मान से 1 लेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। और इसमें आप कुछ भी और डाल सकते हो। पुनः अगर हम ले लेते हैं y बराबर यदि 4 रखते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे x + y का मान 4 बराबर कितना 6, इधर 4 प्लस में जाके माइनस में, या जैसे 6 में से 4 गया तो कितना हो गया आपका 2। तो इसी प्रकार से अगर x का मान कुछ हम रखते हैं तो y का मान कुछ और आएगा, y का मान कुछ और डालेंगे तो x का मान कुछ और आएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। चलिए अब आगे जरा सा ध्यान देंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है अविरोधी समीकरण, दूसरा है आश्रित समीकरण, तीसरा है विरोधी समीकरण। अब जरा सा बात ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि समीकरण युग्म दिया रहता है, लिखा रहता है कि समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है। तो एक पहले यह बात याद कर लीजिए कि अविरोधी और आश्रित समीकरण को संगत कहा जाता है। अविरोधी और आश्रित समीकरण को संगत कहा जाता है और विरोधी समीकरण को असंगत कहा जाता है। अब वहां के बाद ध्यान रखिएगा, अविरोधी समीकरण का शर्त है a1/a2 ≠ b1/b2। इसको हम आगे सवाल आपको देके समझाते हैं कि a1 किसको कहिएगा, b1 b2 और b2 किसको कहेंगे। पहले यह केवल समझ लें। अविरोधी समीकरण का शर्त यह होगा कि a1/a2 ≠ b1/b2, तो आप कहोगे उस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, जिसे आप अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो है आश्रित समीकरण आपके पास है। तो आश्रित समीकरण का शर्त क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब इस प्रकार का यदि कंडीशन में रहे तो आप यहाँ पे इसको कहेंगे अनंत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तीसरा है विरोधी समीकरण, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। नॉट इक्वल टू का मतलब समझते हो कि बराबर नहीं, जिसके कितने हल, कोई हल नहीं। अब सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर ले, अब आलेख की संबंधित आपके पास सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें से बहुत पूछने की संभावना रहती है। तो अविरोधी समीकरण का आलेख होता है प्रतिच्छेदी, आश्रित समीकरण का आलेख होता है समपाती, विरोधी समीकरण का आलेख होता है समांतर या कहीं समानांतर भी रहता है। अब इस दो चर के रैखिक समीकरण युग्म को कितने विधियों से हल करते हैं, तो 6 विधियों से हल करते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक में हम 6 विधि से आपको हल करने के लिए हम सिखाएंगे। पहला है विलोपन विधि। विलोपन का नाम होता है, कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा विलुप्तीकरण या रहेगा लुप्तीकरण। जैसे कहीं कहीं होता है गांव घर में बच्चे का एक आदमी का नाम तो 2-3 नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम मुकेश्वर है तो किसी का ढोड़ा है, किसी का लेधा है, तो नाम आदमी को उसी प्रकार से
विलोपन को हम लोग कहीं कहीं पे लुप्तीकरण कह सकते हैं या विलुप्तीकरण कह सकते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है ब्रज गुणन विधि, चौथा है तुलनात्मक विधि, पांचवा है अनुपात निर्णय विधि और छठा और आलेखीय विधि। बोर्ड के एग्जाम में जब यह विधि आपका अगर पूछता है, आलेखीय विधि यदि जब पूछता है तो यह 5 अंक का पूछता है, यह द्विसूत्रीय प्रश्नों में आता है। इसमें से पांचों विधि में से कोई एक विधि यदि डालेगा तो आपका 2 नंबर में आपको देगा और इधर से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आपका देख सकता है। एक बार ध्यान से देख लिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। आपको ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हैं, उसको याद कर लेंगे या इसमें से ऑब्जेक्टिव सवाल आने की संभावना रहती है। अब जरा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमने आपको पढ़ाया कि दो चर के रैखिक समीकरण 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जानना है कि a1 b1 क्या है या a1 बटे a2, कैसे मतलब पहचानने कि वह अविरोधी है, कैसे पहचानने कि वह आश्रित है, कैसे पहचानने कि वह विरोधी है, कैसे यह पहचानने कि उसके हलों की संख्या कितनी होगी, कैसे यह पहचानने कि संगत है कि असंगत है। इस चीज का चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे आपको लेकर चलते हैं। तो आपके पास प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3, और इसके संबंधित तीनों के लिए चार आपके पास सवाल है। पहला कहता है कि संगत है या असंगत, दूसरा कहता है समीकरण की प्रकृति कैसी, तीसरा कहता है हलों की संख्या कितनी होगी, और चौथा सवाल यहाँ पे कहता है आलेख की प्रकृति कैसी होगी। सबसे पहले आते हैं पहला नंबर सवाल के लिए। पहला नंबर जरा सा सवाल पे ध्यान रखिएगा। 2x + 4y = 6 और 4x + 5y = 9। ध्यान रखें विद्यार्थी जी, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे a1, ऊपर वाले को कहेंगे b1, इधर वाले को कहेंगे c1। यहाँ ध्यान रखेंगे a2 b2 और इसे कहेंगे c2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। जब इस टाइप के अगर सवाल, चारों में से कोई सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव यदि पूछे तो इस प्रकार से a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद लिखिएगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। आप जरा सा ध्यान देखिए, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 4, b2 का मान 5, c1 का मान 6 और c2 का मान 9। देख सकते हैं 2 दूना की 4 आपका ये कटेगा, तो ये आपका कितना है 1/2, ये आपका नहीं कटेगा 4/5। क्या यह दोनों बराबर है? तो आप कहोगे कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे यदि b2 आ जाता है तो आपने सब क्या लिखा था, इसको कहते हैं अविरोधी समीकरण। कौन समीकरण कहोगे? अविरोधी। इसको संगत कहोगे, संगत कहोगे, संगत कहेंगे। हलों की संख्या कितनी होगी? 1 और केवल 1, जिसे हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। अब सवाल क्या कहता है कि आलेख की प्रकृति कैसी? तो अविरोधी समीकरण का आलेख कैसा होता है बाबू? प्रतिच्छेदी। क्लियर? अब आ जाइए इस पेड़ में। अब इसको पहचानना है तो इसको करेंगे a1, इसको करेंगे b1, इसको लिखेंगे c1, इसको करेंगे a2, इसको करेंगे b2, इसको करेंगे c2। फिर बैठा में a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। यह लिखने के बाद ऐसा ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप का आप लिख लेते हैं तो a1 का मान आपसे पूछता है तो कितना लिख दोगे? 5। a2 का मान कितना आप लिख सकते हो? 10। b1 का मान कितना लिखोगे आप? 10। और b2 का मान आप कितना दे सकते हो? 20। तो यहाँ 20 लिख लो। c1 का मान कितना लिखोगे? 20। और इसका मान कितना लिखोगे? 40। बिल्कुल क्लियर? अब देखिए 5 दूना की 10, 1/2, 10 दूना की 20, 1/2, 20 दूना की 40, 1/2, यानी 1/2, 1/2, 1/2। क्या लगता है सब के सब कैसा है? बराबर। जब सब के सब यदि बराबर हो जाए तो आपको पढ़ाया गया था, इसको कौन समीकरण आप लोग कहते हैं? आश्रित समीकरण। ध्यान रखेंगे बिल्कुल, आश्रित समीकरण। आश्रित। अब दूसरा सवाल कहता है समीकरण की प्रकृति कैसी, और इसको कहता है संगत या असंगत। तो इसका प्रकृति हो गया आश्रित, और आश्रित को भी क्या कहते हैं? संगत। हलों की संख्या कितनी? अनंत। आलेख कैसा? समपादी। बिल्कुल क्लियर है? तो उसी प्रकार से आप तीसरे सवाल को आप बनाकर आप देख लेंगे ये चारों में से कौन आता है। आगे ध्यान।
अब आपके पास हमने आपको 3 सवाल दिया है कि x + 2y = 5 और 3x + y = 1, इस kx + 3y = 6, 2x - ky = 10, 2x + y = 5, 6x + 3y = 2k। अब देखा जाए तो यहाँ पे सवाल कहता क्या है कि k के किस मान के लिए, यानी k के जगह पे कौन सा अंक हो सकता है, क्या मान हो सकता है जिसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल है, या यहाँ पे दे सकता है कि k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण संगत होगा, या दे सकता है इसके एक और केवल एक हल होंगे, या दे सकता है कि समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होगा। ये अगर 3 टाइप की बात भी अगर कह दे तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी आपसे यदि सवाल कह दे k का मान निकाले, p का मान निकाले, q का मान निकाले, उसका जो है अद्वितीय होगा, अनेक होगा, कोई नहीं होगा, विरोधी होगा, संगत होगा, जो भी लिखा है, सबसे पहले केवल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है। अगर अद्वितीय रहेगा तो आप याद करो कि अद्वितीय किसका होता है, तो अविरोधी का होता है, तो अविरोधी का शर्त से आपको बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिख दे कि अनंत हल होंगे तो आपको कौन सा चलना पड़ेगा, आश्रित के शर्त से चलना पड़ेगा। अगर कह दे कि कोई हल नहीं होगा तो आपको चलना पड़ेगा विरोधी से। तो यहाँ पे क्या कहता है, अद्वितीय होगा, तो यहाँ पे चलेंगे अविरोधी से। तो अविरोधी का शर्त क्या है, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, चाहे बराबर c1 बट्टा c2 हो भी सकता है न भी हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम बताए थे कि इसके आगे वाले क्या कहेंगे, a1, इसको कहेंगे b1, इसको कहेंगे c1, इसको कहेंगे a2। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इसको लिखेंगे b2, इसको कहेंगे c2। तो a1 का मान देखिए तो कितना है कि a2 का मान कितना है 3 नॉट इक्वल टू, b1 का मान कितना है 2, b2 का मान कितना है 1, के क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे k गुना 1 k 3 गुना 6, यानी k नॉट इक्वल टू 6, यहाँ पे k का मान केवल 6 नहीं होगा और कुछ हो सकता है। तो उसी प्रकार से आपको जो है 2 सवाल को और बना लेना है। ध्यान यहाँ से अद्वितीय कहेगा अविरोधी के शर्त से, अनंत कहेगा किसका, आश्रित के शर्त से, कोई हल नहीं कहेगा तो विरोधी के शर्त से, ये आपको बना लेना है। चलिए अब आपके बोर्ड पर 3 सवाल और दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2x + 3y - 5 = 0, 6x + ky - 15 = 0। 2 सवाल और ठीक नीचे हैं, बगल में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनंत हल है, या यहाँ पे लिख सकता है अनेक हल है, या कह सकता है उसका आलेख समपाती है, तो k का मान बताएं। तो सबसे पहले बबुआ इस बात पे जरा सा ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एकदम बार बार इस चीज को हम जिक्र कर रहे हैं, यहीं से आपको चलना होगा क्या मांग रहा है। अगर अनंत हल है तो अनंत हल किसका होता है, तो अनंत हल होता है शायद आश्रित समीकरण का। तो आश्रित समीकरण का शर्त लिख लीजिए, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2, सबके सब बराबर होता है। अब आ जाइए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे a1, इसको क्या कहेंगे b1, इसको कहेंगे c1, इसको कहेंगे a2 b2 और क्या कहेंगे c2। जैसे मांगे वैसे दीजिए, यहाँ पे 2 बट्टा a2 का मान ले लीजिए 6, b1 का मान ले लीजिए 3, b2 का मान कितना ले लीजिएगा k, c1 का मान देखिए ध्यान से -5, C2 का मान देखिए -15। आप देखिएगा पहला बराबर दूसरा, दूसरा बराबर तीसरा, तो आप या तो पहला बराबर दूसरा कर सकते हैं या तो दूसरा बराबर आप तीसरा करके चल सकते हैं, जिधर से आपकी इच्छा आप वह लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं 2/6 बराबर 3/k। यहाँ पे माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो e कितना हो जाएगा 2k और e कितना हो जाएगा 18, यहाँ से काटेंगे तो कितना 9, इसीलिए k बराबर कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही आप 2 सवाल को और आप देख लीजिए।
अब अपने पास बोर्ड पे आपके पास सवाल दिखाई दे रहा होगा कि विलोपन विधि। मैंने पहले भी चर्चा किया कि दो चर के रैखिक समीकरण युग्म 6 विधियों से हल करते हैं। तो पहला हम लेकर चलते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि का अर्थ होता है, विलोपन का मतलब होता है छुपाना, उसको लुप्तीकरण भी कहते हैं, विलुप्तीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दो चर के रैखिक समीकरण युग्म में या इसका संख्यात्मक मान, जो x वाला संख्यात्मक मान हो या y वाला संख्यात्मक मान हो, कोई एक संख्यात्मक मान को आप क्या कर सकते हैं कि जोड़ की प्रक्रिया द्वारा या घटाव की प्रक्रिया द्वारा उसे आप विलुप्त कर सकते हैं, उसे आप जो है छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा। तो पहले चर्चा कर रहे हैं विलोपन विधि का। विलोपन विधि को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम में आपका 2 नंबर का डाल देता है। आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 8x + 3y = 7, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4x + y = 3, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, हमने आपको क्या कहा, विलोपन विधि में हमने आपको कहा या तो x वाले को या तो y वाले को किसी का संख्यात्मक मान उसको जो है बराबर करके आपको क्या करना है, जोड़ या घटा की प्रक्रिया के द्वारा उसको छुपा देना है। तो यहाँ पे देखेंगे, आप चाहे तो x वाले को बराबर कर सकते हैं, आप चाहे तो y वाले को बराबर कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो बब्बू यहाँ ध्यान दो, हम y वाले को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे y आपका है 3y। अब यहाँ पे यदि y को देखिएगा तो y क्या है, कोई अंक नहीं होगा तो 1 हो सकता है। अब उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, आप रासायनिक विज्ञान जब पढ़ते होंगे तो उसमें ऐसा आपको पढ़ाया होंगे संतुलित करने के लिए, तो आप उसमें क्या करते हैं, गुना करके संतुलित करते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, तो कितना से हम मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिएगा 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, यदि हम 1 में 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इसमें हमने नहीं कुछ गुना किया, जब इसका 10 हम लोग छोड़ देंगे, 8x + 3y = कितना, 7। इसको हमने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4, अब ये नहीं केवल इसी में गुना किया, पूरे समीकरणों में हमने क्या कर दिया, 3 से गुना है। तो 4x में 3 से गुना करेंगे, 4i 12x जोड़ 1y में 3 से गुना करेंगे, कितना लिखाएगा, 3y और 3 9। तो समीकरण आपके पास आप नया यहाँ नाम दे सकते हो, समीकरण 3। आप जरा सा ध्यान रखिएगा, ये भी 3y+ में, ये भी 3y+ में कटने की संभावना नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 3, या यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखते हैं तो वहां पे नीचे वाले अंक को हम लोग, नीचे वाले चिन्ह को हम लोग बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, नहीं कुछ प्लस काट देते हैं। 8x में से 12x घटेगा, कितना बचेगा, -4x। 7 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, -2। अब दोनों तरफ से माइनस को हम लोग काट सकते हैं। तो 4x बराबर कितना, 2, x बराबर 4x का मतलब 4 गुना x, उधर जाएगा तो भाग में 2/4, कितना आएगा बाबू, x बराबर 1/2। तो x का मान आपका निकल गया है। अब किसका मान निकालोगे, y का। y का मान निकालने के लिए आपको लिखना होगा x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आप जिधर भी रख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 के लिए यहाँ पे आ जाए, तो समीकरण 2 को उतार लीजिए, 4x + y बराबर कितना, 3। x का मान है 1/2, तो 4x का मतलब 4 गुना x और x का मान 1/2 जोड़ y बराबर 3। यहाँ से कट जाएगा, 2 दूना की 4, क्या होगा, 2 जोड़ y बराबर कितना, 3। 2 इधर प्लस में, इधर भेज देंगे तो माइनस में यहाँ पे। अब लिख सकते हैं y बराबर कितना, 1। अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर कितना, 1। इसी प्रकार से आप 2-3 सवाल आपको देंगे, बताकर देखेंगे।
आपके पास हम दो सवाल और आपके पास दो प्रश्न आपको दे दिए हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में फिर हम बात बता रहे हैं आपको कि आपको विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना। x या y का संख्यात्मक मान को बराबर करके उसको जोड़ या घटा की प्रक्रिया द्वारा आपको x और y का मान निकालना होगा। इस दो सवाल हैं, दोनों का मैं आंसर भी आपको दे दिया हूँ। x बराबर 12 और y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 3। ये आप बनाकर देखेंगे। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है एग्जाम में वो आ जाएगा कि कैसे चेक करें कि इसका आंसर सही है। तो एक लाइन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कि x का मान 12 और y का मान 0 है, तो कैसे चेक करें? तो यहाँ पे 3x + 4y बराबर 36। अब एग्जाम में तो आपके पास आंसर नहीं है, फिर कंफ्यूज रहते हैं कि सही है कि गलती है। तुरंत बनाइए और चेक भी कर सकते हैं। तो 3x का मतलब 3 गुना x का मान सपोजेड मान लीजिए कि आपका 12 आ गया होगा, तो यहाँ पे 12। 4 गुना y का मान 0 बराबर कितना 36, 12 दिया 36, ये कितना हो जाएगा 0 बराबर 36, 36 बराबर 36, यानी कि जो है बिल्कुल आपका सही है कि x का मान 12 और y का मान 0। ऐसे आप दोनों सवालों को बना देंगे और अगला वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे प्रतिस्थापन विधि, अनुपात निर्णय विधि, प्रजनन विधि, तुलनात्मक विधि द्वारा भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।